नमस्कार, स्वागत है आपका उद्धार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ राज यादव। आज हम बात करेंगे भारत और चीन के बीच चल रहे विवाद में नेपाल की एंट्री की। नेपाल आखिर इस विवाद का कैसे हिस्सा बन गया, यह चिंता का विषय भारत के लिए भी है और इस पर चर्चा होनी भी चाहिए। इस अध्ययन के लिए आज हमारे साथ जुड़े हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष एवं सैन्य विशेषज्ञ प्रोफेसर रविंद्र शर्मा। उनसे हम विस्तार से जानेंगे कि आखिर यह किस तरह का विवाद है और इसके क्या मायने निकाले जाएं। भारत और नेपाल के बीच में जिस विवाद की बात हो रही है, जिस सीमा विवाद की बात हो रही है, वो पश्चिमी नेपाल है। नेपाल 3 क्षेत्रों पर अपना दावा कर रहा है, जिसमें काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा क्षेत्र शामिल हैं। इन क्षेत्रों को लेकर के नेपाल का दावा है कि उनके साथ भारत की 1816 में जो सुगौदी संधि हुई थी, उसके अलावा और कोई संधि नहीं हुई, कोई समझौता नहीं हुआ। इस संधि में नेपाल और भारत की पश्चिमी सीमा को तय किया गया था। उस संधि में स्पष्ट लिखा है कि ये तीनों इलाके नेपाल की सीमा में आते हैं। इसको लेकर के नेपाल के अधिकारी और वहां के मंत्री लगातार अपने बयान दे रहे हैं और भारत के साथ ये सीमा विवाद नए नक्शे को लेकर चल रहा है। तो चलिए अब जानते हैं प्रोफेसर रविंद्र शर्मा से, उनका क्या कहना है भारत और नेपाल के बीच पनपे इस विवाद पर, नए नक्शे को लेकर के जिस तरीके से नेपाल सामने आया और सीमा विवाद नया खड़ा हो गया, इसको लेकर के क्या कहते हैं इतिहास विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष। प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि फिर नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है, फिर वो काला पानी वाली जो मैप वाली बात है वो ऐसा क्यों कर रहा है। जहां तक हम देखें, लिपुलेख और काला पानी कमेटी जो नेपाल ने बनाई है, हमें हंसी आती है ओली साहब की और चीन की इस मूर्खता के ऊपर कि वो इसको अपना इलाका बता रहे हैं। आप ध्यान से देखें, पहले उन्होंने नक्शा बना लिया, उसे संसद में ले जा रहे हैं और अब एक कमेटी बनाई है 9 आदमियों की कि वो इसके लिए सबूत इकट्ठे करें। व्हाट ए जोक, क्या मजाक है कि पहले उन्होंने घोषणा कर दी और अब वो कमेटी बना रहे हैं सबूत इकट्ठे करने के लिए। जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले उस डाक टिकट का उदाहरण दिया था जो खुद नेपाल तात्कालिक सरकार ने जारी किया था, उसके अंदर कहीं भी इस इलाके को नहीं दिखाया गया है। मेरी ये निश्चित धारणा है कि एक दिन नेपाल को अपना ये प्रपोजल ओली सरकार को वापस लेना पड़ेगा और हमारे संबंध पुनः सामान्य हो जाएंगे। यहाँ एक नई परिस्थिति सामने आ रही है जिसमें एक त्रिकोण बनता हुआ नजर आ रहा है। यदि चीन के साथ पाकिस्तान जो भारत का ध्रुव विरोधी है और नेपाल, ये त्रिकोण यदि बनता है भारत के खिलाफ, तो क्या भारत इनसे युद्ध करने के लिए, आक्रमण को झेलने या आक्रमण को करने के लिए सक्षम है या तैयार है? इस पर भी हम जानते हैं कि क्या कहना है प्रोफेसर रविंद्र शर्मा का। आपका ये प्रश्न है कि यदि चीन, पाकिस्तान और नेपाल का त्रिकोण बना तो क्या भारत उनको पराजित करने में, उनसे युद्ध करने में सक्षम रहेगा? तो मेरी ये निश्चित धारणा है, निश्चित मान्यता है, आप मानकर चलिए नेपाल कभी भी उसमें सम्मिलित नहीं होगा। नेपाल तो क्या, मैं यहाँ तक कहने का प्रयास करूंगा कि शायद पाकिस्तान भी रास्ते पे आ जाएगा और उसमें शामिल नहीं होगा और चीन को भी अंत तो गतवा वापस जाना पड़ेगा। इसके पीछे मेरे को जो कहना है वो ये है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी थोड़े दिन पहले मन की बात में कहा था कि हमारे नेपाल से धार्मिक, आर्थिक, सामाजिक रूप से बड़े प्रगाढ़ संबंध है, हम कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। तो मानकर चलिए नेपाल भी कभी भी हमसे अलग नहीं होगा। उसने जो वाच टावर बनाए हैं वो खुद इसको हटाएगा पीछे। आप देख लेना, आज मेरी बात आपको ये जरूर अतिशयोक्तिपूर्ण लग रही होगी, पर आने वाला इतिहास इस बात को सिद्ध कर देगा कि नेपाल ने वो वाच टावर हटा लिए हैं। उसके पीछे जो मेरा एकमात्र कारण है वो है भारत और नेपाल के सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक संबंध। एक बात और कहना चाहूंगा, चीन की जो ये धूर्ततापूर्ण नीति है वो नेपाल को हमारे विरुद्ध कर देगा। आप देखना, स्वयं एक दिन नेपाल की जनता नेपाल की ओली सरकार को हटा देगी, उसके मंतव्य को सफल नहीं होने देगी, क्योंकि वो जानती है चीन धोखेबाज है। उसने अधिकांश अपने पड़ोसियों के राज्यों पर अधिकार कर लिया है और हमारी सरकार ये कभी भी संभव नहीं होने देगी। हमारी वर्तमान सरकार जो है वो सक्षम है, सशक्त है और सफल है। उसने दुनिया के समस्त देशों को ये साफ साफ मैसेज दिया है
कि हमारी सरजमी के ऊपर, हमारी जमीन के ऊपर कोई 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकता। यदि वो आगे बढ़ा तो उसे उसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। ये प्रथम प्रधानमंत्री के नेतृत्व का भारत नहीं है जो वीरता से पीछे हटता रहा। ये नरेंद्र मोदी का भारत है जो अंदर घुस के मारेगा और चीन को ये सबक सिखा देगा कि क्या नेपाल हो, क्या भारत हो, क्या पाकिस्तान हो, सब अपने अपने जमीन पर स्वाभिमान, स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता से रहें, एक दूसरे की जमीन पर अधिकार करने का प्रयास न करें। भारत और नेपाल के बीच बढ़ती दूरी सबको नजर आ रही है और इसमें यह भी चीज आ रही है कि सीमा विवाद है। लेकिन इतिहास के पन्नों को यदि खंगाला जाए तो भारत और नेपाल के बीच में ऐसी क्या वजह है, क्योंकि कोई भी चीज यकायक नहीं हो सकती। हालांकि चीन इस समय नेपाल का इस्तेमाल करना चाहता है, वह अपनी ढाल नेपाल को बना रहा है भारत से विवाद में और सफलता पाना चाहता है, वो कभी संभव नहीं है। आखिर हमारे इतिहास के जो मर्मज्ञ हैं वो क्या कह रहे हैं, इतिहास के क्या पन्ने कहते हैं इस नेपाल के साथ भारत के रिश्ते के बारे में, और जो बढ़ती दूरी है उसकी मूल वजह क्या है, इस पर जानते हैं प्रोफेसर शर्मा से। मेरा ये निजी विचार है कि वास्तव में इसके लिए हमें भविष्य की जगह भूतकाल में सोचना पड़ेगा। हम प्रारंभ से ही देखें, नेपाल से सदा सर्वदा से हमारे बहुत अच्छे संबंध रहे, सांस्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक, हर रूप में नेपाल हमारे शरीर और आत्मा की तरह संबंध रहे हैं। परंतु हमारी तात्कालिक सरकार ने आज़ादी के समय से ही इसकी उपेक्षा की है। आज़ादी के समय से ही नेपाल भारत में सम्मिलित होने का इच्छुक था। नेपाल के प्रथम महाराजा त्रिभुवन वीर विक्रमदेव शाह ने पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, उनसे कई बार प्रार्थना की, रिक्वेस्ट की कि वो उन्हें भारत में सम्मिलित कर लिया जाए, उन्हें भारत में सम्मिलित होने की अनुमति प्रदान की जाए। परंतु निजी कारणों से नेहरू जी ने कभी भी इस ओर ध्यान नहीं दिया। पता नहीं उनके मंतव्य क्या था, उनके मन में क्या था। सरदार पटेल, जो तात्कालिक भारत के गृह मंत्री थे, वे भी चाहते थे कि भारत की समस्त रियासतों के साथ साथ इस मसले का भी हल निकाला जाए, परंतु नेहरू जी ने स्पष्ट मना कर दिया, नहीं, वो इच्छुक नहीं है। 1954 तक, 1951 से लेकर 1954 तक नेपाल के महाराजा त्रिभुवन ने बहुत बार प्रयास किए, पर नेहरू जी ने मना कर दिया। और तो और रूस ने यूएनओ के अंदर 2 बार इस बात का समर्थन किया, ये उसकी प्रोसीडिंग्स में भी देखा जा सकता है कि नेपाल भारत का अभिन्न अंग है। परंतु नेहरू जी तो चीन की अपीजमेंट की पॉलिसी अपना रहे थे, इसलिए उन्होंने हमेशा इसका मना किया, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। कालक्रम के अंदर जब राजीव गांधी और उनकी धर्मपत्नी सोनिया गांधी जी ने जब वहां पर नेपाल की यात्रा की, उन्होंने भी अनायास ही कुछ ऐसे कार्य किए जिससे नेपाल ने अपने आप को ऑफेंड फील किया और उसके अंदर आग में घी पड़ता चला गया। हमने कभी भी इस बात का ध्यान नहीं रखा कि वामपंथी प्रभाव वहां पर बढ़ता जा रहा है, उनका झुकाव चीन की तरफ है। हम हमेशा इसकी उपेक्षा करते रहे और उसी का खामियाजा हमें भुगतना पड़ा। जहां तक आपके दूसरे प्रश्न का सवाल है, मैं उस संदर्भ में ये कहना चाहता हूं कि हम यदि कालक्रम में देखें और उसकी ये करें कि नेपाल से तो हमारा सदियों से बहुत अच्छा संबंध रहेगा। पाकिस्तान से हमारे अक्सर कई बार 3 युद्ध हुए, परंतु नेपाल की अर्थव्यवस्था का एक बड़ा भाग भारत में नौकरी कर रहे नागरिकों की होने वाली आय से जाता है। ऐसे समय में इस विवाद से वहां प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। फिर भी ऐसा क्यों हुआ? इसका एकमात्र कारण ये है कि कभी भी भारत ने इस ओर प्रयास नहीं किए। नेपाल एक आत्मा की तरह भारत के साथ रहा। हम प्रारंभ से ये पाते हैं कि जब जब भारत और नेपाल के गांव के अंदर, भारत और नेपाल की सीमा के अंदर कभी भी गतिरोध नहीं आया। ऐसे बहुत सारे गांव हैं, मैं सिर्फ 2 का ही उदाहरण देना चाहूंगा। एक सिवान और दूसरा धारचूला, जो आधा गांव भारत में है, आधा नेपाल के अंदर है, परंतु वहां के निवासियों में कहीं भी कभी भी किसी भी तरह की मनमुटाव नहीं देखने में आया। आपका जो आगामी प्रश्न है कि भारत अपनी रक्षात्मक नीति के कारण से किस तरीके से इससे निपटेगा, मेरा इसमें ये कहना है, नेपाल हमारे छोटे भाई की तरह है, नेपाल हमारे परिवार की तरह है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र जी मोदी ने इस ओर बहुत अच्छा किया है। उनकी चुप्पी और
ये एहसास कराना कि नेपाल की जनता, नेपाल की सेना, नेपाल के लोग कभी भी भारत विरोधी नहीं होंगे, वो निश्चय ही एक दिन फल प्रदान करेगी। मैं ये कहना चाहता हूं, दुनिया में एकमात्र भारत और नेपाल ही ऐसे देश हैं जिसमें भारत का सेना अध्यक्ष नेपाल की सेना का भी जनरल है और नेपाल का सेना अध्यक्ष भारत की सेना में ही एक जनरल के पद के समकक्ष है। मैं मानकर चलता हूं, ना नेपाल की जनता और ना नेपाल की सेना वो कभी भी भारत विरोधी नहीं होगी। जहां तक प्रश्न है, आज ओली सरकार ऐसा क्यों कर रही है? ओली वामपंथी है, वामपंथियों का कोई राष्ट्र धर्म नहीं होता, वो कभी भी राष्ट्र धर्म सर्वोपरि नहीं मानते हैंगे। ओली की भी यही गलती है। चीन की गोद में बैठकर वो ये भूल गए हैं कि उनका हाल भी तिब्बत की तरह से हो सकता है, जो ये मानता रहा है कि तिब्बत तो हथेली है, पांचों उंगलियां जो हैं वो सिक्किम, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, भूटान और बर्मा तक जाता है। चीन वहां तक प्रभाव बढ़ाना चाहता है। यदि ओली नहीं समझे तो मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय योगी जी से सहमत हूं, जिन्होंने कहा है कि नेपाल नहीं सुधरा तो उसका हाल भी तिब्बत जैसा ही होगा। परंतु मेरा यह मानना है, नेपाल की जनता और नेपाल की सशक्त यशस्वी सेना जो लगभग भारत की तरह से ही है, भारत की सेना में भी नेपाली एक अभिन्न अंग है। गोरखाओं को भारत से कभी अलग नहीं किया जा सकता, पशुपतिनाथ को कभी भारत से अलग नहीं किया जा सकता, सगरमाथा हिमालय को कभी भारत से अलग नहीं किया जा सकता, गंगा और ब्रह्मपुत्र को कभी भारत से दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। ठीक उसी प्रकार नेपाल और भारत को भी दुनिया की कोई ताकत अलग नहीं कर सकती। आपका ये जो प्रश्न है कि नेपाल ने सीमा के अंदर धारचूला, काली नदी के कुछ भाग दिखाए हैं, ये तो उसकी बदमाशी है। आप ध्यान से देखें, ओली साहब ने ये कहने के बाद कि मैं नक्शे को पास कराता हूं, वो ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। मैं इस ओर पाठकों का और मेरे विद्वान साथियों का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि 60 के दशक में नेपाल ने अपने नक्शे की, नेपाल देश के नक्शे की एक डाक टिकट निकाली थी, जो मेरे संग्रह में आज भी मौजूद है। उसमें साफ साफ नेपाल ने अपने नक्शे में ये भारत का अंग दिखाया है। ना धारचूला को, ना काली नदी को, किसी को भी उसने अपनी तरफ नहीं माना है। ये चीन की सह पर उसने किया है। चीन चाहता है जिस प्रकार वो पाकिस्तान में आजाद कश्मीर में जाकर बैठ गया, उसी प्रकार वो नेपाल चीन सड़क बनाकर नेपाल की भारत से मिलने वाली सीमा के ऊपर आकर बैठ जाए, परंतु उसका एक ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा। मैंने सारी जिंदगी सामरिक विषयों पर अध्ययन किया है। मैं आपको आज ये निश्चय ही दृढ़ विश्वास के साथ कह सकता हूं, एक दिन नेपाल खुद इन सीमा चौकियों को जो भारत और नेपाल सीमा पर उसने बनाई है स्वयं समाप्त कर देगा। नेपाल की सेना स्वयं ओली को और ऐसे प्रधानमंत्री नेपाल के को ये बता देगी कि हम किसी भी हालत में भारत के खिलाफ नहीं जाएंगे। नेपाल की जो जनता है वो भी कभी भी भारत के खिलाफ नहीं जाएगी और चीन का एक ख्वाब कभी भी पूरा नहीं होगा कि वो नेपाल को भारत के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। जहां भारत का नेपाल पड़ोसी मुल्क है, जैसे अभी विवाद सामने आया है, क्या इसमें सुधार के आसार या उम्मीद नजर आती है? सामरिक नीति क्या कहती है, इस पर भी मंथन कर लेते हैं। आपका जो ये प्रश्न है सामरिक नीतियों के बारे में, नेपाल को एक दिन इस बात का एहसास हो जाएगा कि चीन विस्तारवादी है। अभी खबरें आ रही हैं कि चीन ने नेपाल के 11 गांवों पर अधिकार कर लिया है, जिनमें तेंगा, गांव दोलखा, इस तरह के बहुत सारे गांव हैं। और आज की खबर तो ये है कि 17 गांवों पर अधिकार कर लिया है। नेपाल की स्वाभिमानी जनता एक दिन ये मान लेगी भारत ठीक है, चीन ठीक नहीं है। उसे अपनी यदि जमीन की रक्षा करनी है, उसे यदि तिब्बत नहीं बनना है, तो उसे भारत के साथ आना ही पड़ेगा और वो खुद चीन को परित्याग कर देगा। चीनी नीतियों का, विस्तारवादी साम्राज्यवादी चीन का वो खुद विरोध करने लग जाएगा। वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है। भारत की सामरिक नीति का जहाँ तक सवाल है, हमने ये हमारे पड़ोसियों को और विशेषकर विश्व को ये बता दिया है कि भारत वो भारत नहीं है। अब भारत घर में घुस के मारता है। इस बात का हमारे पास सशक्त प्रमाण है कि हमने हमारे पड़ोसियों को, चाहे वो बर्मा के अंदर विद्रोही हों, चाहे पाकिस्तान के अंदर हों, चाहे पाक अधिकृत कश्मीर के अंदर हों, या बालाकोट के अंदर हों, चाहे मीरपुर के अंदर हों, कहीं पर भी हों, हमने हमारे
विरोधियों को बख्शा नहीं है, ना ही बख्शेंगे। ये नरेंद्र मोदी का भारत है, ये घर में घुस के मरेगा, चाहे चीन हो या हमारा कोई और पड़ोसी या विश्व का कोई भी देश। यदि वो हमारे स्वाभिमान की रक्षा करेगा, हम भी उनको कुछ नहीं करेंगे। भारत कभी भी साम्राज्यवादी नहीं रहा, आक्रांता नहीं रहा। मैं अंत में ये कहना चाहूँगा कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की इस बात को ध्यान रखना चाहिए। हम ना आंख झुकाकर बात करेंगे, ना आंख दिखाकर बात करेंगे, आंख में आंख डाल के बात करेंगे। राष्ट्र धर्म सर्वोपरि को मानने वाली भारत की सेना, भारत की सरकार, भारत की जनता विशेषकर सदा सर्वदा से स्वाभिमान की भक्त रही है। हमारे देश के महान सैन्य विशेषज्ञों ने, चाहे महाराणा प्रताप रहे हों, चाहे छत्रपति शिवाजी महाराज रहे हों, चाहे गुरु गोविंद सिंह रहे हों, चाहे सूरजमल जाट रहे हों, चाहे महाराजा रणजीत सिंह रहे हों, पुष्यमित्र शुंग रहे हों, कोई भी रहे हों, सब ने एक के बाद एक ये बताया है, चाणक्य का ये धर्म हमें मानना ही पड़ेगा। हम क्यों सुन तुझु पढ़ते हैं, हम क्यों हुइजंगा पढ़ते हैं, हम क्यों चाणक्य नहीं पढ़ते, हम क्यों मानवलास नहीं पढ़ते, हम क्यों शुक्र नीति नहीं पढ़ते। अब वक्त आ गया है, हमें हमारी परंपराओं की ओर, संस्कृति की ओर, संस्कृति की ओर लौटना पड़ेगा। अपनी धरोहर को पहचानना पड़ेगा, अपने आप को पहचानना पड़ेगा, तभी हम विश्व में सर्वश्रेष्ठ बन पाएंगे, और हम बनने जा रहे हैं, इसमें कोई भी शक नहीं है। ये नेपाल की समस्या तो साधारण सी है, वो हमारा एक भाग्य है, हमारा भाग है, हमारा छोटा भाई है। ये समस्या भी बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगी और नेपाल ये महसूस कर लेगा कि नहीं, हम भारतीय के भाई हैं, नेपाली हमारे भाई हैं, हमेशा थे, हमेशा हैं और हमेशा रहेंगे। भारत और नेपाल के सीमा विवाद पर प्रोफेसर शर्मा से हमने विस्तार से चर्चा की, ये जानने की कोशिश की, आप तक ये बात पहुंचाने की कोशिश की, क्या वो पहलू हैं जिनको लेकर के ये विवाद चल रहा है और नेपाल और भारत के रिश्ते कैसे बेहतर हो सकते हैं, इस पहलू पर भी हमने बात की। आपके पास भी यदि इस विवाद से संबंधित कोई भी जानकारी है या आप चाहते हैं कि इस विषय पर बात की जाए, तो आप उद्धार न्यूज की वेबसाइट पर जाकर या हमारे चैनल बॉक्स में कमेंट में अपना नंबर शेयर करके या कमेंट करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। फिर होगी मुलाकात नए विषय पर। नमस्कार।